चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले लेसन में हमने लेनार्ड के प्रयोग की चर्चा की थी और प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम हैं उसकी चर्चा की थी। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करेंगे और प्रकाश विद्युत समीकरण जिसको आइंस्टीन ने दिया है उस समीकरण को निकालेंगे। साथ ही द्रव्य तरंगों का भी अध्ययन करेंगे। द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है, जो परिकल्पना है, उसको भी संक्षेप में बताएंगे। आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम जरूर पढ़ लिया होगा। 4 नियम हैं। पहला नियम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आवश्यक है, जिस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता, चाहे हम तीव्रता का मान कितना भी बढ़ा दें। दूसरा पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है या संस्तब्ध विभव का मान है, निरोधी विभव का मान है, वो आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था कि जो संतृप्त धारा का मान है वो आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से संतृप्त धारा बढ़ जाती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता घटाने पर संतृप्त धारा का मान घट जाता है। वहाँ पर आवृत्ति का मान संतृप्त धारा को परिवर्तित नहीं करता, यानी आवृत्ति का मान परिवर्तित करने पर संतृप्त धारा का मान परिवर्तित नहीं होता। यानी तीव्रता को अगर हम स्थिर रखें और आवृत्ति को परिवर्तित करें तो संतृप्त धारा का मान परिवर्तित नहीं होता। तो ये तीसरा नियम था। और चौथा नियम था कि जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत हो जाता है, उसमें कोई समय नहीं लगता। इन नियमों की व्याख्या जब तरंग सिद्धांत से करने की कोशिश की गई तो तरंग सिद्धांत फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? उसमें जो पहला पॉइंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आवश्यक है। तरंग सिद्धांत में हम जानते हैं कि जैसे आयाम बढ़ता है प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है, यानी तरंग का आयाम बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है। आवृत्ति के मान पर ऊर्जा का मान निर्भर नहीं करता बल्कि आयाम पर निर्भर करता है। और अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं यानी ऊर्जा बढ़ाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए, चाहे आवृत्ति कुछ भी हो। तो इसको भी तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाया। अगर हम ये मानते हैं कि तीव्रता बढ़ाने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो फिर आवृत्ति चाहे जो भी हो, तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। जबकि हमने लेनार्ड के प्रयोग में देखा कि अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो संस्तब्ध विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को भी तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाया। और जो समय पश्चता वाली बात थी कि जैसे ही प्रकाश डाला जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तरंग सिद्धांत में अगर हम प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में मान के चलें तो धातु के इलेक्ट्रॉनों तक ऊर्जा पहुंचने में समय लगना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में थोड़ा सा समय लगना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसको भी तरंग सिद्धांत समझाने में फेल हो गया। तब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया गया। पिछले लेक्चर में हमने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को शुरू में बता दिया था, जिसमें
प्रकाश ऊर्जा को या विद्युत चुंबकीय विकिरण को छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स के रूप में माना गया। यानी प्रकाश ऊर्जा सतत न होकर के क्वांटीकृत होती है, विविक्त होती है, और प्रत्येक जो इकाई होती है ऊर्जा की उसी को हम फोटान कहते हैं, और इस ऊर्जा का मान h न्यू होता है। यानी फोटान की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। तो इसी सिद्धांत को लेकर के आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम हैं उनकी व्याख्या बड़ी आसानी से कर दी और एक समीकरण भी दिया जिसे हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आइंस्टीन ने ये संकल्पना दी कि जब फोटान धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटान की जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। फोटान की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनों को मिलती है और प्रत्येक फोटान सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र करता है। मतलब एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही ऊर्जा देगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ऊर्जा बांट करके दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दे दे। तो एक बात ये ध्यान में रखना है कि जितने अधिक फोटान होंगे उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा वो दे पाएगा। दूसरी बात ये है कि जो फोटान की ऊर्जा है जब इलेक्ट्रॉन उसे प्राप्त करता है तो उसे दो तरह से उपयोग में लाता है। फोटान की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन दो तरह से यूज करता है। ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहर निकालने में खर्च होता है। ये ऊर्जा कार्यफलन के बराबर खर्च होती है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो फोटान की ऊर्जा का एक भाग धातु को अंदर से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है और जो शेष भाग बचता है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में शेष ऊर्जा खर्च हो जाती है। ये मूल जो संकल्पना है आइंस्टीन की, इसको अगर पकड़ लेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। अब देखिए फोटान की ऊर्जा हो गई h न्यू। अगर हम मान लें कि कार्यफलन का मान कार्यफलन फाई है और गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ m v स्क्वायर, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया और v वेग हो गया, तो हाफ m v स्क्वायर गतिज ऊर्जा का मान होता है। यानी ये जो ऊर्जा है h न्यू ये इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी, क्योंकि और किसी भी तरह से खर्च नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ दो ही तरह से इस ऊर्जा को खर्च कर रहा है, ये ऊर्जा निकालने में और ये गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर प्लस फाइव। अब देखिए यदि हम देहली आवृत्ति मान लें, देहली आवृत्ति का मान यदि हम न्यू जीरो मान लें, देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर जो फोटान की ऊर्जा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती है, गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं करेगी। ध्यान होगा लेनार्ड के प्रयोग में ग्राफ जहाँ पे एक्स अक्ष को टच करता है वही न्यू जीरो होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब न्यू का मान न्यू जीरो रखा जाएगा उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य हो जाएगा। इसको हम यदि इस समीकरण में रखें तो एच न्यू जीरो बराबर फाई हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं कि फाई का मान एच न्यू जीरो होगा। कार्यफलन का मान यही होता है,
न्यू जीरो वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन उसका उत्सर्जन होता है, यानी न्यू जीरो आवृत्ति के संगत फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू जीरो होगी। तो एच न्यू जीरो के बराबर जो ऊर्जा होगी वो कार्यफलन के बराबर होगी, यानी फाई का मान। तो इस तरह से अगर हम इस समीकरण में फाई की जगह एच न्यू जीरो रख दें तो एच न्यू बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू जीरो, या एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर हाफ एम वी। तो कुछ किताबों में इसी को जो है प्रकाश विद्युत समीकरण मान लिया जाता है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, या हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू को हम सी बटे लेमडा लिख सकते हैं, माइनस इसको हम सी बटे लेमडा जीरो लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से भी आइंस्टीन के समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रकाश विद्युत समीकरण जिसके माध्यम से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। अब देखिए इसमें इस समीकरण में या इस समीकरण में आप देखिए अगर न्यू का मान न्यू जीरो हो तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, और यदि न्यू का मान न्यू जीरो से अधिक है तो इसका धनात्मक मान कुछ ना कुछ होगा, यानी गतिज ऊर्जा होगी। यानी पहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, जितनी अधिक आवृत्ति का प्रकाश हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो एक ये समाधान हो जाता है। और जो तीव्रता का संबंध संतृप्त धारा से है ना, कि तीव्रता का मान बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं तो तीव्रता का मान फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब है फोटॉनों की संख्या बढ़ाना, और फोटॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी और उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे और धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सीधी सी बात है कि आवृत्ति बढ़ाने पर फोटॉनों की तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। और जो ये एक संस्तब्ध विभव वाली बात भी इससे स्पष्ट हो जाती है कि जैसे अगर न्यू का मान हम बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो उसको जब हम नेगेटिव वोल्टेज लगा करके जीरो उसकी ऊर्जा करेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, यानी संस्तब्ध विभव का मान बढ़ जाएगा। तो यह भी स्पष्ट हो जाता है। और एक समय पश्चाता वाली बात जो चौथा नियम है कि तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ देखिए जब फोटॉन के रूप में हम ऊर्जा को मानते हैं, फोटॉन सीधे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देती है, वहाँ तरंग के चलने जैसी स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पर समय नहीं लगता, सीधे फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलती है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। तो इस तरह से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में सफल रहे और इसमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत काम आया। अब यहाँ देखिए हमने व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण को समझाने के लिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत का इस्तेमाल किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। तो यहाँ पर दोनों नियम अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश विकिरण जो होता है उसकी द्वितीय प्रकृति होती है, यानी कण सिद्धांत और
तरंग सिद्धांत दोनों को एक्सेप्ट किया गया और डल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत या कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसके अनुसार हम प्रकाशीय विकिरण को फोटान के रूप में भी मानते हैं और ये मानते हैं कि फोटान के साथ एक तरंग भी संबद्ध होती है, जिसकी आवृत्ति हम न्यू लिखते हैं, तरंग दैर्घ्य लैम्डा लिखते हैं। तो ये द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत एक्सेप्ट किया गया। इसी को आधार मान करके डी ब्रोगली ने एक संकल्पना दी इस संकल्पना से द्रव्य तरंगों की कल्पना आई। डी ब्रोगली ने ये संकल्पना दी कि अगर फोटान कण के समान व्यवहार करता है और तरंग के समान व्यवहार करता है, तो इस तरह का व्यवहार प्रकृति में अन्य गतिमान कणों के साथ भी होना चाहिए। मतलब प्रकृति का जो नियम है वो सब में समान रूप से लागू होता है। तो किसी भी गतिमान कण के साथ एक तरंग का संबद्ध होना आवश्यक है। यहीं से द्रव्य तरंगों की संकल्पना सामने आई। आप लोगों ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को जब हम बता रहे थे, उसमें E बराबर h न्यू लिया गया था और इसको जब हम mc² लेते हैं और इसमें mc को अलग करके c को अलग करते हैं, इसको हम संवेग मान लेते हैं h न्यू बटे c। और ये जो c बराबर होता है न्यू लैम्डा होता है, यानी c बटे जो न्यू होगा उसका मान लैम्डा के बराबर होगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, h बटे लैम्डा। यहाँ देखिए न्यू बटे c, यहाँ c बटे न्यू का मान लैम्डा है, तो c बटे न्यू का मान लैम्डा है, तो न्यू बटे c का मान 1 बटे लैम्डा होगा। तो ये लैम्डा नीचे ना आएगा, यानी p बराबर h बटे लैम्डा, या लैम्डा बराबर क्या होगा, h बटे p। यानी जो तरंग संबद्ध होगी उस कण के साथ जिसका संवेग p है, जिस कण का संवेग p है उसके साथ जो तरंग संबद्ध होगी उसकी तरंग दैर्घ्य इस सूत्र से दी जाएगी, लैम्डा बराबर h बटे p। तो ये तो फोटान के लिए सही है। अब इसको जो है डी ब्रोगली ने इसी को आधार मान करके सामान्य द्रव्य कणों के लिए भी लागू किया। जैसे अगर मान लें कि एक यम द्रव्यमान और भी वेग से गतिमान कण है, उसका संवेग कितना होगा, यम भी होगा, उसका संवेग यम भी होगा। तो इसके साथ जो तरंग संबद्ध होगी, इसी से h बटे p होता है, यानी लैम्डा बराबर होगा h बटे m। इसी को हम द्रव्य तरंग बोलेंगे। यानी सिर्फ प्रकाशीय फोटान के लिए ही ये बात सही नहीं है, बल्कि किसी भी गतिमान कण के लिए ये बात सही है कि अगर यम द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान है तो उसके साथ एक तरंग भी संबद्ध होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h बटे एम भी के बराबर होगी। अब इसको अलग अलग रूपों में हम
व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त करें तो के बराबर क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर 2k बटे m, 2k बटे m, यानी v का मान क्या होगा, अंडर रूट 2k बटे m। तो संवेग का मान क्या हो जाएगा, p बराबर क्या होता है, mv, तो m गुणे अंडर रूट 2k बटे m। अब इसको कैसे सरल करेंगे, ये m बाहर है यहाँ, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए बाहर अगर कोई संख्या है उसको अगर रूट के अंदर ले जाना है तो स्क्वायर कर देते हैं, m स्क्वायर का वर्गमूल होगा तो m बाहर आ जाएगा। अंदर अगर स्क्वायर है तो बाहर लाते हैं, वर्गमूल उसको कहते हैं, और अंदर ले जाएंगे तो वर्ग करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये देखिए एक m कट जाएगा, यानी संवेग का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k बटे m, नहीं 2km, ऊपर में m स्क्वायर है तो m एक कट जाएगा, तो ये p का मान आया आपका। तो अब हम लेम्डा का मान लिख सकते हैं, लेम्डा बराबर s बटे p, या लेम्डा बराबर s बटे अंडर रूट 2k m। तो ये सूत्र बन जाता है। अब देखिए इसको हम किसी आवेशित कण के लिए अगर हम लागू करें, अगर मान लीजिए कि p संवेग वाला कोई आवेशित कण है, जो भी विभवांतर पर गतिमान है, उस स्थिति में k का मान क्या होता है, ऊर्जा का मान क्या होता है, q भी होता है, आवेश गुणे विभवांतर, ये पढ़ा होगा विद्युत के चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसी ऊर्जा को क्या लिखते हैं, E भी लिखते हैं, Q की जगह E लिख देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये किसी अन्य Q आवेश वाले कण के लिए हो गया। तो दोनों स्थितियों में इसको हम लिख सकते हैं, लेम्डा बराबर h बटे अंडर रूट 2q v m, और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं लेम्डा E, ये किसी Q आवेश के लिए हो गया, लेम्डा E तो क्या हो जाएगा, h बटे अंडर रूट 2e v m। तो इस तरह से अनेक रूप हो सकते हैं। ये डी ब्रोगली समीकरण है। डी ब्रोगली समीकरण एक्चुअली ये है, बाकी ये तो अनेक रूप हैं। ये गतिज ऊर्जा के रूप में है, ये आवेशित कणों के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, सबके लिए अलग अलग समीकरण दिया जा सकता है। तो इन सिचुएशन को आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने यह संकल्पना दी कि प्रत्येक गतिमान पिंड के साथ या कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य का मान, लेम्डा का मान h बटे p या h बटे m भी होता है। इस तरंग को द्रव्य तरंग कहा गया। क्या कहा गया, इसको द्रव्य तरंग कहा गया, यानी यहीं पर द्रव्य की द्वैती प्रकृति प्रमाणित हो जाती है। द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति। अब ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। द्रव्य की द्वैती प्रकृति अभी डी ब्रोगली ने इसको स्पष्ट किया। विकिरण की द्वैती प्रकृति प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रमाणित हो गई, क्योंकि तरंग सिद्धांत और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दोनों अलग अलग घटनाओं को समझाने में सक्षम रहे।
इसलिए विकिरण की द्वितीय प्रकृति को भी स्वीकार किया गया। तो इस चैप्टर के मुख्य अंश हमने आपको समझा दिए। अब इस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, आप उत्तर पढ़ेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। और अगर कोई और प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्पष्ट कर सकें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।